हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस्ड होगा, तो वैसा ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं लेके आया हूँ। आज हम इन पे डिस्कशन करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे लेके आऊँगा जो कि कैश बुक होगा। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी जितने भी मैंने आपको टॉपिक करवाए उसमें मैंने आपको जर्नल करवाया, देन लेजर करवाया, देन ट्रायल बैलेंस कराया। तो उन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैं आज अभी लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो कहता है ए क्रेडिटर ऑफ ₹9500 इज सेटल्ड बाय फाइनल पेमेंट ऑफ ₹9000, हाउ विल इट अफेक्ट द कैपिटल। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करवाया था और उसमें मैंने कहा था कि हम एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, दूसरी तरफ कैपिटल और हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमने एक क्रेडिटर को ₹9500 देने थे, लेकिन हमने फाइनल सेटलमेंट की 9000 में, यानी किसी को हमने ₹9500 देना था लेकिन हमने सिर्फ 9000 दिया। इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला। क्रेडिटर आपको पता ही होगा, क्रेडिटर वो जिसको हमने पैसा देना था या जिससे हमने कभी कोई उधार में चीज़ खरीदी या पैसा लिया था। तो किसी क्रेडिटर को हमने 9500 देने थे लेकिन 9000 में ही फुल सेटलमेंट हुई। इसका मतलब ₹500 हमें डिस्काउंट मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि अब इसने पूछा कि कैपिटल पे इसका क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो हमारी कैपिटल जो है, जब भी हमें प्रॉफिट होता है या इनकम होती है हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हमें लॉस होता है या फिर एक्सपेंस होता है तो हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर हमने किसी को ₹9500 देने थे, 9500 देने थे और 9000 ही दिए, इट मीन्स हमें ₹500 का डिस्काउंट मिला। तो एक तरह से हमारे लिए ये इनकम है। तो हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई, तो जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी कैपिटल उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 9500 की पेमेंट थी, 9000 दिया, इसका मतलब हमारी जो कैपिटल है वो ₹500 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज इंक्रीज बाय 9500, कि हमारी कैपिटल 9500 इंक्रीज होगी। 9500 हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, हमारी कैपिटल उतनी ही इंक्रीज होगी जितना हमें प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 500 का, क्योंकि 9500 था, 9000 तो हमने पे किया, तो प्रॉफिट तो हमें 500 का हुआ। तो पहला आंसर गलत है। बी पार्ट कहता है डिक्रीज बाय 500, हमारी कैपिटल 500 डिक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीज नहीं होगी। क्यों? डिक्रीज तब होती है जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं या जब हमारा एक्सपेंस या लॉस होता है, तो हमारी कैपिटल उल्टा इंक्रीज हो रही है। तो बी भी गलत आंसर है। सी इंक्रीज बाय 500, तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारी कैपिटल जो है ₹500 इंक्रीज होगी। जब भी हमें जितना प्रॉफिट होगा उतनी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो यहाँ ₹500 का प्रॉफिट था तो 500 हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर इज सी, इंक्रीज बाय 500। डी था डिक्रीज बाय 9500, तो कैपिटल आपकी 9500 डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि लॉस कैपिटल तब डिक्रीज होती है जब लॉस है, और यहाँ वैसे भी ये लॉस है नहीं, ये प्रॉफिट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज द बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कहता है वो बुक जिसमें हम हर तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज जर्नल, बी इज लेजर, सी इज लेजर फोलियो, डी इज जर्नल फोलियो। दोस्तों, जब मैंने ये अकाउंटेंसी पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो सेल की हैं, चाहे परचेज़ की हैं, चाहे एक्सपेंस की हैं, चाहे इनकम की हैं, एसेट्स की हैं, लाइबिलिटीज़ की हैं, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो हम फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जर्नलाइज यानी जर्नल एंट्री बनाना कहते हैं। तो वो यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि द बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, वो बुक जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। तो वो आंसर है हमारा ए पार्ट, जर्नल। लेजर में हम इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जर्नल जो हमने बनाई उसके जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं वो हम लेजर्स में मेंटेन करते हैं, तो ये गलत आंसर है। लेजर फोलियो, तो जर्नल में आपका जो फॉर्मेट है आपको याद होगा, डेट पर्टिकुलर के बाद एक लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो का तो ये मतलब होता है कि कोई भी अगर हमें ट्रांजैक्शन हुई है सेल या परचेज या किसी भी चीज़ की, अगर हमें उसमें लेजर में देखना उसको, तो लेजर के किस पेज नंबर पे वो एंट्री होगी वो लेजर फोलियो दिखाता है। जिसका लेजर फोलियो का काम इतना ही होता है कि वो हमें उस पेज के बारे में बताता है कि किस पेज में हमें ये ट्रांजैक्शन, लेजर के किस पेज पे हमें ये ट्रांजैक्शन मिलेगी, तो वो भी नहीं है। और डी जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है? जब हम लेजर्स बनाते हैं तो जर्नल के किस पेज से ये एंट्री लेजर्स में आई है
वो जर्नल फोलियो हमें बताता है, तो ये भी गलत है। सो वो बुक जिसमें हम हर तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों बैलेंस ऑफ अकाउंट्स मीन्स, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स जब हम अकाउंट का बैलेंस करते हैं, आपको लेजर्स मैंने सिखाई थी, उसमें आपको याद होगा कि हम टोटल करते हैं, कौन सी साइड पहले बड़ी है वो देख लेते हैं। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो टोटल करके उसमें से जो क्रेडिट साइड है माइनस करके बैलेंस लिख देते हैं, या अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसका टोटल करके डेबिट में जो है तो माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो नीचे लिख देते हैं। ये आपने लेजर में बैलेंसिंग में किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है, बैलेंस ऑफ अकाउंट मीन्स, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? टोटल ऑफ डेबिट साइड। लेकिन टोटल डेबिट साइड का मतलब बैलेंस नहीं होता। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हमें दोनों साइड्स को बैलेंस करना है। कैसे करना है? अगर सपोज करो क्रेडिट साइड में 10 रुपये है और डेबिट साइड में 8, तो बैलेंस कैसे होगा? जब हम डेबिट साइड में भी 2 रुपये और डाल देंगे ताकि दोनों ही 10-10 हो जाए। तो टोटल खाली टोटल करने से बैलेंस नहीं होगा। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड यानी डेबिट साइड का टोटल करने से बैलेंस होता है, गलत है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड सिर्फ क्रेडिट साइड के टोटल करने से भी बैलेंस नहीं होता। डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कब बैलेंस होता है? जब डेबिट या क्रेडिट का हम डिफरेंस करते हैं कि हमारा क्रेडिट कितना है और हमारा डेबिट कितना, उसका डिफरेंस जब हम डालते हैं तब वो बैलेंस होता है अकाउंट। तो राइट आंसर इज डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने कोई मशीन कैश में खरीदी तो उसमें हम किसको डेबिट करेंगे? ये तो एक जनरल एंट्री है। जैसे मैंने कहा था कि जनरल एंट्रीज पे बेस्ड एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर एक हमने मशीन खरीदी, तो दोस्तों जब हम कोई मशीन खरीदते तो हमारी एंट्री होती है डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा है, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। हमने कैश में अगर मशीन खरीदी तो हम किसको डेबिट करेंगे? हमने किसको डेबिट किया दोस्तों? मशीन को। तो आंसर हमारे पास 4 जो है ऑप्शंस। कैश अकाउंट गलत है, कैश अकाउंट तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, दिस इज द राइट आंसर। सी कहता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट तब डेबिट करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। गुड्स के सिवा अगर हम कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, चाहे वो मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो फिर डेबिट हम उस चीज़ को करेंगे जो चीज़ हम खरीद रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जब हम गुड्स खरीदते हैं या वो चीज़ खरीदते हैं जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम डील कर रहे हैं, अगर हम वो चीज़ खरीद रहे हैं तब हम वर्ड परचेज यूज़ करते हैं। नन ऑफ दिस तो है नहीं। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय, कहता है जो ट्रायल बैलेंस है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने कराया था, तो ट्रायल बैलेंस में मैंने कहा था एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड, और ये दोनों साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए। लेकिन कहता है क्वेश्चन ये है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो उसका एग्रीमेंट यानी वो साइड्स बराबर नहीं आती बिकॉज ऑफ, क्यों? वन साइडेड एरर। अगर हम वन साइडेड एरर करें, एरर हो, तब ये दोनों साइड्स बराबर नहीं आती, या टू साइडेड एरर से बराबर नहीं आती, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। देखो दोस्तों, हमारा ट्रायल बैलेंस कब एग्री नहीं होता? जब वन साइडेड एरर हो। वन साइडेड एरर का मतलब हो गया कि आपको पता है कि एक ट्रांजैक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होती है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, तो तभी दोनों साइड्स जो होती हैं वो बराबर आती हैं। लेकिन अगर हमने एक ट्रांजैक्शन खाली सिर्फ डेबिट में रिकॉर्ड कर ली, सपोज 500, और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना भूल गए या नहीं की, तो इस एरर की वजह से ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे। ये साइड 500 रुपये बड़ी हो जाएगी, ये साइड 500 रुपये छोटी हो जाएगी। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो क्यों एग्री नहीं करता? जब वन साइडेड एरर होता है। टू साइडेड एरर में भी कई बार एग्री कर जाता है। टू साइडेड एरर मतलब क्या हो गया कि मान लो आपने 500 यहाँ लिखा लेकिन यहाँ नहीं लिखा, फिर एक और ट्रांजैक्शन हुई उसमें आपने 500 यहाँ लिखा और यहाँ नहीं लिखा, तो ये टू साइडेड एरर हो गए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने एरर किया लेकिन मान लो 500 लिखना था, 300 यहाँ लिखा, 300 यहाँ लिखा। कोई ट्रांजैक्शन 500 की हुई लेकिन आपने क्या किया, गलती से 300 लिख दिया डेबिट में और 300 क्रेडिट में। अब ये टू साइडेड एरर है, डेबिट में भी गलत है और क्रेडिट में भी गलत है, लेकिन आ तो दोनों बराबर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन तो ये है कि कब बैलेंस नहीं होती दोनों साइड्स, तो तभी नहीं होती जब हमारे पास वन साइडेड एरर हो। तो बोथ ए एंड बी दोनों हो नहीं सकते और नन ऑफ दिस भी नहीं है, सो राइट आंसर इज ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस शोज द, ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है? फर्स्ट इज फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट, बी स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ अकाउंट, सी वर्किंग पोजीशन ऑफ अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, ट्रायल बैलेंस जो है ये हमें फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट्स ही बताता है, क्योंकि जर्नल के बाद जब हमने क्या बनानी है, लेजर्स, तो लेजर्स हमारे फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं। लेजर्स इन द सेंस कि अब हमें जो लेजर्स हमारी बनी है वहीं से हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, या फिर आगे हमारे ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ये हमें जो हमने अकाउंट बनाए हैं उनकी फाइनल पोजीशन बताता है। फाइनल पोजीशन का मतलब कि
सारी चीज़ें बैलेंस करने के बाद, यानी हमारे पास टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेज कितनी ओवर ए पीरियड, टोटल हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल इनकम कितनी ओवर ए पीरियड, तो ओवर ए पीरियड हमारी इनकम सेल्स एक्सपेंस के बारे में बताता है। तो ट्रायल बैलेंस शोज द फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड। जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग नहीं कहते, ये रॉन्ग है। पोस्टिंग तो होता है जर्नल से आपने लेजर्स बनाना, ये भी नहीं कहते। सी इज जर्नलाइजिंग, ये तो आपने वर्ड सुना है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नलाइज करना, जर्नल एंट्रीज बनाना। सो राइट आंसर इज जर्नलाइजिंग, नन ऑफ दिस तो है नहीं। नेक्स्ट इज व्हेन ए एंट्री इज मेड इन जर्नल। जब हम जर्नल एंट्री में जब हम कोई एंट्री बनाते हैं जर्नल में, जर्नल की बुक में जब हम कोई एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री, तो एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट। उसमें सबसे पहले हम एसेट को लिस्ट करते हैं, यानी सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। एक ऑप्शन ये है। बी अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। जो अकाउंट हमें डेबिट करना है उसको पहले लिखा जाता है। सी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिस्टेड फर्स्ट। जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना है उसको पहले लिखा जाता है। और डी अकाउंट्स में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। अकाउंट को हम किसी भी ऑर्डर में लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो आप कैसे लिखते हो जर्नल एंट्री? आपको बड़ी बार जर्नल एंट्रीज करवाई मैंने, आप ऐसे लिखते हो। सपोज गुड्स परचेज अकाउंट, क्या लिखते हो आप आगे? डेबिट टू कैश अकाउंट, अब यही लिखते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जिस अकाउंट को हमने पहले डेबिट करना है पहले उसको लिखेंगे। सो अकाउंट्स आर लिस्टेड फर्स्ट, सॉरी एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट। पहले हम एसेट लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले एसेट लिखें, हमें तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखना है। हो सकता है कोई एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन हो तो एक्सपेंस लिखने पड़ेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले एसेट्स लिखे जाएँ। अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। जो अकाउंट हमें डेबिट करना है पहले उसको लिखना है। तो देखिए हमने परचेज को डेबिट किया, या कोई एक्सपेंस होता तो उसको भी डेबिट करते। तो जो अकाउंट हमें डेबिट करना है पहले उसको लिखा जाता है। तो राइट आंसर इज बी, यानी अकाउंट्स टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिस्ट फर्स्ट। जो अकाउंट क्रेडिट होते हैं हम पहले उसको लिखते हैं, गलत है। जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखा जाता है, पहले डेबिट वाले का लिखा जाता है। और फोर्थ ही अकाउंट्स में भी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पहले आप डेबिट की एंट्री लिखते हो फिर आप क्रेडिट की लिखते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज ईच जर्नल एंट्री इज फॉलोड बाय। हर जर्नल एंट्री को हम किससे फॉलो करते हैं? आपको याद होगा जब जर्नल एंट्रीज हमने बनाई, कोई भी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो उसके बाद नीचे बीइंग से एक चीज़ शुरू करते हैं, नरेशन जिसको हम कहते हैं कि बीइंग से शुरू करते हैं। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग एक्सपेंस पेड या बीइंग सेल्स मेड, तो ये नरेशन होती है। तो कहता है जब जर्नल एंट्री हमने बना ली तो उसके बाद हम क्या चीज़ लेते हैं, किससे उस जर्नल एंट्री को किससे फॉलो करते हैं? फर्स्ट इज नरेशन, बी इज डिस्क्रिप्शन, सी इज सीक्वेंस, नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने बता दिया कि जब जर्नल एंट्री बनाती है तो उसके बना दी जाती है तो उसके साथ नीचे उसकी नरेशन लिखी जाती है। सो राइट आंसर इज नरेशन। ईच अकाउंट इन लेजर इज ओपन इन सेपरेट। जो भी अकाउंट है लेजर का वो अलग ओपन किया जाता है, यानी उसको अलग से बनाया जाता है। कहाँ पे? रजिस्टर में, बुक में, जर्नल में या पेज में। दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी जो अकाउंट है वो अलग आप पेज पे बनाते हो। आपने एक अकाउंट यहाँ बना लिया, मान लो सेल्स का, सपोज परचेज का आप यहाँ बना लिया, राम का यहाँ, तो हर अकाउंट के लिए अलग पेज लगाया जाता है। तो राइट आंसर इज नॉट रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में तो हर हमें अकाउंट बनाना है। नॉट बुक, क्योंकि बुक जो है ये इसको बुक ही बोलेंगे, जैसे परचेज बुक या सेल्स बुक। जर्नल तो हमारी प्राइम एंट्री जिसमें हम सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो है। तो जो अकाउंट है हम जब भी ओपन करते हैं तो अलग अलग पेज पे हर अकाउंट ओपन किया जाता है। तो आंसर इज डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के MCQs। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगा जिसका नाम है कैश बुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको कैश बुक के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, होप सबको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हैं जिसमें हम कैश बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।